अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओपन योर फिजिक्स बुक्स पेज नंबर 43। बेटे 43 पेज निकालें आप लोग फिजिक्स की बुक का। लास्ट टॉपिक में बेटे 2.10 में हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो कंप्लीट कर लिया था। नाउ हम लोग जो है हमने सारा, पहले आपको मैंने ग्रेडियंट बताया, फिर मैंने आपको जो बताया कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है यानी कि उसका जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल होता है बेटे, वो उसके बॉडी की जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसके इक्वल हमारा डेरिवेशन से भी आया था, हमने उसको डराइव किया था। और फिर हम आगे चले थे। उसके बाद हमने जो है दो तरह से जो है उसको बताया था कि अगर आपकी स्पीड जो है वो एक बार में जो है वो आपका स्लोप जो है ऐसा स्लोप बना था जिसमें आपकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही थी। और दूसरी एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था, जब आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रह रही थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। ये दोनों एग्जांपल जो है हमने कवर कर ली थी बेटे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 2.11 एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमने आज स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। The distance moved by an object can also be determined by using its speed time graph. For example, figure 2.23 shows that object is moving with constant speed v. For a time interval t, the distance covered by an object is given v into t. इस डायग्राम की बेटे बात हो रही है, ये जो आपकी बनी हुई है ना फिगर 2.23, इसकी अब हम एग्जांपल कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है। द डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल t इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ साइड t एंड v. द एरिया इज शोन शेडेड and is equals to v into t. Thus, area under speed time graph up to the time axis is numerically equal to the distance covered by the object in time t. Now consider another example shown in figure 2.24. Here the speed of the object increases uniformly from 0 to v in time interval t. The average speed is given by the following equation. Distance cover आपको बताया है। नेक्स्ट हमारी बात हो रही है, इफ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर 2.24. द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू टाइम एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी. एरिया ऑफ ट्राइंगल, we see that this area is numerically equal to the distance covered by the object using the time interval t. Therefore, we can say that the area under the speed time graph up to the distance time axis is numerically equal to the distance covered by the object. जो कुछ मैंने रीड आउट किया बेटे, इसको अब मैं आपको फिगर में जो है वो बना के और जो है वो सारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने सपोज करना है कि आपके पास बेटे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपकी बॉडी है, वो जो है वो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है। क्या स्पीड है उसकी? कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड को हमने क्या, आपने स्पीड उसकी कौन सी है? v है, ठीक है। और फॉर अ टाइम इंटरवल, कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो डिस्टेंस कवर होता है वो आपका क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी आ जाता है, ठीक है। मैंने क्या बता दिया, एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड v से मूव करती है और कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो डिस्टेंस कवर होता है डैट इज इक्वल्स टू v इंटू टी। आप सपोज करो, जैसे कि हम हमेशा हर डायग्राम में करते हैं कि हम जो है मैं आपको बता रही होती हूँ कि आपने ओरिजिन है, ओरिजिन के यहाँ पे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डैट इज टाइम, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा क्या आ जाएगा? दिस इज स्पीड। इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर लेंगे? स्पीड रिप्रेजेंट कर लेंगे। आपको मैंने क्या बताया कि एक ऐसी बॉडी है जिसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट हो तो आपका ग्राफ इस तरह बनता है ना बेटे, स्ट्रेट, वो तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन टाइम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एक टाइम पे आके ये टाइम यहाँ तक हमारा आ गया, ठीक है। तो ऐसा बेटे, ऐसी डायग्राम जब आपकी बनती है, जब आपकी इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे, तो ऐसे में जो आपका ग्राफ बनता है इस तरह की फिगर में, आपका हमने क्या फाइंड करना है बेटे? एरिया फाइंड करना है। और ये जो आपकी डायग्राम इस तरह की बनती है, जो शेप बनती है वो क्या होती है? वो आपकी रेक्टेंगुलर शेप बनती है। ये कौन सी शेप बनी है जिसमें आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है इस ग्राफ में? तो ये कौन सी शेप बन गई बेटे? ये रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। और अगर रेक्टेंगल का एरिया देखते हुए मैं बताऊं आपको, तो इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा बेटे? इसका एरिया
हमारा इक्वल हो जाएगा v इंटू टी के इक्वल। ये आपकी स्पीड होगी ना, ये आपका टाइम इंटरवल हो गया, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, v इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गई। मतलब इस चीज़ का हमारा इन शॉर्ट क्या हो गया कि एरिया अंडर टाइम स्पीड ग्राफ, ये टाइम स्पीड ग्राफ है। ठीक है, इसका जो एरिया है टाइम एक्सिस का, जब हम न्यूमेरिकली देखें तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल में मेरे बेटे आप लोग ऐसे ही बनाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करी, आपको मैं बता चुकी हूँ y और x का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्पीड आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा, ये b, और इसको भी मैं बताती हूँ आपको ये कैसे b आएगा। ठीक है, ये अब नेक्स्ट केस आ रहा है। पहले हमने ये एग्जांपल कर ली रेक्टेंगुलर एरिया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि आपने एक और एग्जांपल कंसीडर करनी है। आपने देखना है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पहले तो मैंने पढ़ाया था आपको कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब आपका एक अदर एग्जांपल है जिसमें एक ऑब्जेक्ट आपका जो है वो इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू v, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो 0 से v तक जा रही है। ठीक है, सपोज कोई भी स्पीड है जिसको मैंने v का नाम दे दिया, उसकी स्पीड v से इंक्रीज हो रही है। पहले v थी, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अप टू v तक उसकी स्पीड गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका टाइम इंक्रीज हो गया। टाइम तो इंक्रीज होना ही होना है। ठीक है, टाइम भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो जब आपका स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो आपका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा ना, ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, ये आपका ग्राफ, इसको तो पता समझ आया ना। इसको हम लोग पॉइंट बी कह लेते हैं, इसको हम लेट्स सपोज पॉइंट ही हमारा क्या आ गया, ये हमारा पॉइंट ए आ गया। अब आप देखो तो ये कौन सी शेप बन रही है, कौन सी डायग्राम बन रही है बेटे, ये आपका ट्रायंगल पाथ बन रहा है। क्या बन रहा है, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर आप देखो तो ये हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको इस तरह डॉटेड लाइन में पूरा कर लूँ तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका मतलब हुआ ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरह के केस में जब आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटे स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसी इंक्रीज होती जा रही है हर एक टाइम इंटरवल पे, तो बेटे इस तरह के हम लोग ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी, हमारी होगी, आप लोग ले लोगे इक्वेशन 0 + v/2, तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड 1/2 v हो जाएगी। अब आपके पास दो डिफरेंट चीज़ें आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई उस बॉडी की जो कि यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड को एट डिफरेंट इंटरवल जो है इंक्रीज करी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है आप यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस हमारा कवर्ड क्या हो जाएगा बेटे, आपने ये देखना है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कवर्ड, अगर मैं डिस्टेंस कवर पूछूं आपसे कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो फिर आपने क्या इक्वेशन लिखनी है बेटे, आपने लिखना है डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इंटू टी। अभी हमने एवरेज स्पीड फाइंड किया है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ ना एवरेज स्पीड की, तो मैं यहाँ पे बेटे एवरेज स्पीड की वैल्यू पुट करूँगी, मल्टीप्लाई बाय टी कर लूँगी। ठीक है, ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गई ना। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, अब हमने क्या फाइंड करना है, ये तो हमने डिस्टेंस कवर फाइंड कर लिया, पहली वाली एग्जांपल में मैं एरिया फाइंड करके आई थी ना, लेकिन वो एरिया हमने किसका फाइंड किया था, रेक्टेंगल का। अब हमने दोबारा एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एरिया, लेकिन ये किस चीज़ का एरिया, ये कौन सी शेप बन रही है, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे हम क्या बेटे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे। और जो ट्रायंगल का एरिया होता है ये तो पूरा फॉर्मूला है, आप लोगों ने पहले भी 7th और 8th में मैथ्स में पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ प्रीपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। प्रीपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस के इक्वल होता है। ठीक है, इस केस में 1/2 आएगा। आपके पास प्रीपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका प्रीपेंडिकुलर जो इस केस में दिया हुआ है बेटे, वो क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है v। क्या प्रीपेंडिकुलर है आपका v, और जो आपकी बेस है, बेस ही होती है, बेस आपको कितनी दी हुई है, t दी हुई है। तो आपका अब टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 vt। आगे समझ, ये ऐसे 1/2 vt आएगा, ये देखें बेटे, क्लियर है इक्वेशन। तो इन द एंड हमारा क्या
मतलब रिजल्ट आता है, इसका मतलब बेटे देयरफॉर, यानी कि अब जब हमने डिराइव कर लिया फिगर से, उसको एक्सप्लेन किया, तो बेटे क्या मतलब इसका हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिया है अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया है ना, अप टू टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया होता है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, तो एरिया जो है वो उसके बेटे डिस्टेंस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के। क्लियर होगी? ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट होगी। बहुत छोटी सी इक्वेशन थी, इसमें कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं थी। आपने इसको इसी तरह डिराइव करना है, इसमें कोई चीज़, कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग यू कैन आस्क मी फ्रीली। नेक्स्ट आपका जो है एक नेक्स्ट हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। जो लास्ट फिजिक्स की बुक थी, जो ओल्ड कोर्स है, उसमें तो बेटे ये तीनों की तीनों जो इक्वेशंस हैं इनकी डेरिवेशन भी थी, लेकिन आप लोगों के कोर्स में इनकी डेरिवेशन नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस याद करनी है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो कि हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल बॉडी, सिंपल आप लोगों ने लिखना है। आप क्या, अगर आपकी कोई भी बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव करती है, कुछ टाइम इंटरवल यानी कि टी के बाद वो एक उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है और वो क्या हो जाती है, वो वी एफ हो जाती है। और आपको पता है कि वो बॉडी कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर जो है उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। और जब आपका डिस्टेंस भी कवर हो रहा हो, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड एंड एक्सेलरेशन को रखते हुए नज़र में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस बनाते हैं। 3 टाइप ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमारे पास आती हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कहेंगे। आपके पास पहली क्या इक्वेशन आएगी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी आपके पास क्या आएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस हैं, ये आपने बेटे एज इट इज़ जो है आपने याद करनी है। इनकी डेरिवेशन आपके कोर्स में फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक्स नहीं आई इसमें ऐसे ही हैं, और जो अभी तक 9th क्लास का न्यू कोर्स है उसकी आउटलाइंस अभी तक नहीं आई, तो अभी तक तो मेरे नॉलेज में जो है वो यही है। लेकिन अगर आपका चेंज हो जाता है और ये आ जाता है कि इसकी डेरिवेशन भी आपने करनी है, देन बेटे मैं आपको डेरिवेशन लाजमी करवा दूँगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस का कुछ ना कुछ इनकी अजम्पशंस आती हैं हमारे पास। 4 अजम्पशंस आती हैं, वो आपने एज इट इज़ याद करनी है। पहली हमारी अजम्पशन जो है, मोशन इज़ ऑलवेज कंसिडर अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। दूसरी क्या आती है, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज्ड, एक्सेलरेशन इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। और जो फोर्थ है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। ये आपने ऐसे ही याद कर लेनी है। पहले क्या है कि मोशन बेटे जो है वो हमेशा हम कंसिडर करते हैं स्ट्रेट लाइन में मोशन को। ठीक है, मोशन जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, उसका जो पाथ है वो क्या होता है, लीनियर होता है। ये आपने करना है। दूसरा क्या है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्या आता है, एक्सेलरेशन जो है जो भी प्रोड्यूस होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है। और लास्ट कौन सा है कि जो डायरेक्शन है किसकी बेटे, इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये 4-5 अजम्पशंस थी। और एक और भी है इसमें कि वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन जो है इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी ना, वो क्वांटिटी हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव में कहा था ना, लेकिन जो इसके रिवर्स होगी, इसके ऑपोजिट जो भी क्वांटिटी होगी वो हम हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये आपने बातें याद रखनी है। तो आज के लिए बेटे इतना ही बहुत है। ये सारा टॉपिक आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मेरे से लाजमी पूछना है बेटे। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा आपको ही होगा। अगर बेटे आपका कोई टॉपिक मिस हो जाता है या आपको पता नहीं चलता तो वो आपको साथ साथ जो है वो नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट लेसन का, नेक्स्ट लेक्चर का जो है वो साथ साथ बेटे आता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।